आयोजन में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में पधारी श्रीमती रेणु द्विवेदी, जो राज्य पुरातत्व निदेशालय की निदेशिका हैं। इस कक्ष में उपस्थित विद्वज्जन, आप सभी का ये संस्थान हार्दिक रूप से स्वागत करता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, ये जो अवसर है इसको हम एक सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। और जैसा कि चतुर्वेदी जी ने बताया, आप लोगों को 3 दिवस हम विभिन्न विद्यालयों में जाके आउटरीच प्रोग्राम के अंतर्गत इस कार्यक्रम को कर चुके हैं। संग्रहालय एक आवश्यक संस्था है, क्योंकि बच्चों को जो थ्योरी पढ़ाई जाती है, थ्योरी से चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो चीज़ आपको दिखाई जाए, आप देख लें उसको, उसके विजुअल्स देख लें, आप उसको साक्षात सामने देख लें, तो वो चीज़ें आपको आसानी से समझ में आती हैं। तो संग्रहालय के कई रूप हैं। संग्रहालय का खाली ये मतलब नहीं है कि कोई संग्रह है, उसको लगा दिया, उसको देख लिया और देख के चले गए। उसके महत्व में कई उसके आयाम हैं। उन आयामों की वजह से संग्रहालय बहुत आवश्यक चीज़ हो जाता है जीवन में। पश्चिमी देशों में संग्रहालय हमारे जीवनचर्या में शामिल है, जो यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ उसके कई कारण हैं। हमारी जो आर्थिक स्थिति थी और वो, लेकिन जैसे जैसे हम आर्थिक स्थिति में मजबूत हो रहे हैं, संग्रहालय की भूमिका बढ़ती जा रही है। संग्रहालय एक शिक्षा के केंद्र के रूप में है, संग्रहालय एक कम्युनिटी सेंटर के रूप में है। कम्युनिटी को जोड़ने के लिए भी संग्रहालय काम करता है। जैसे अभी एक नया ट्रेंड है पिछले 10-15 सालों से, त्योहारों को संग्रहालय के अंदर मनाया जाता है। विभिन्न त्योहारों को, विभिन्न धर्मों को के त्योहारों को, जैसे ब्रिटिश म्यूजियम लंदन त्योहार वो अपने कैंपस में मनाते हैं। उसमें वो दुर्गा जी की प्रतिमा की स्थापना करते हैं 9 दिन तक। तो जब आपका त्योहार होता है, विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न संप्रदाय के लोग जब आके वहाँ पे उस त्योहार को देखते हैं, तो हम एक दूसरे के और करीब आते हैं। अभी ये प्रचलन भारत के संग्रहालयों में नहीं है, क्योंकि हमारे पास संसाधनों की कमी है। धीरे धीरे संसाधन हो रहे हैं, लेकिन प्रत्येक अवसर पर एक कम्युनिटी को जोड़ना, एक कम्युनिटी के बारे में इंट्रोडक्शन देना, ये भी अब संग्रहालय की एक संग्रहालयों को जानने का और संग्रहालयों को समझने के लिए, और संग्रहालयों का एक नया आयाम हमारे सामने, एक नया रूप प्रस्तुत हो रहा है। अब जैसे बच्चे हैं, इनको अगर हम कहें जैसे कि साहब राणा प्रताप जो थे, वो जब युद्ध में जाते थे तो जो शिरस्त्राण और जो अंग वस्त्र पहनते थे अपने अंग को बचाने के लिए, वो कैसा था, हम आपको किताब में कितना भी दिखाएं, आपको वो आनंद नहीं आएगा जब आप नेशनल म्यूजियम के अंदर जाके राणा प्रताप का वो, और आप जानते हैं उसका वजन कितना है जो वो पहनते थे, वो करीबन 25 से 30 किलो के बीच में है, जिसको वो शरीर के ऊपर पहनते थे। चेन होती थी ताकि तलवार पड़े तो शरीर ना कटे, ठीक। इसी तरीके से उनका भाला, जिस पे वो दौड़ते हुए घोड़े पे ऐसे लेके शत्रु को ऐसे उठाते थे, उसका जो भाला है सिर्फ करीबन 10 किलो का है। अगर बच्चों तुम लोग एक बांस में 2 किलो का एक ईंटा बांध के ऐसे उठाओ तो नहीं उठा पाओगे। तो असली शक्ति का, राणा प्रताप कैसे योद्धा थे, राणा प्रताप में कितनी ताकत थी, ये जानना है तो उसको देखना जरूरी है। और वो देखे बगैर नहीं समझ में आएगा, जब आप उसको देखते हैं तब समझ में आता है। आप खजुराहो के मंदिरों के बारे में बहुत पढ़ते हैं, लेकिन जब आप खजुराहो मंदिर को सामने से देखते हैं तब आप अभिभूत होते हैं, तब आपको उनकी विशालता
का पता चलता है, उनके आकार का पता चलता है, उन कलाकारों की मेहनत का पता चलता है कि उन्होंने कैसे उन मूर्तियों को बनाया। इसी प्रकार से जब संग्रहालय में आप जाते हैं तो विभिन्न चीज़ें, और संग्रहालय सभी चीज़ों के संग्रहालय हैं, अब सारी चीज़ों के संग्रहालय हैं, मेडिकल साइंस के संग्रहालय, ठीक है, और खिलौने का संग्रहालय, रेल संग्रहालय। अब आज के बच्चों ने कोयले का इंजन नहीं देखा है। हम लोगों के बचपन में कोयले का इंजन होता था, क्योंकि पहले की गाड़ी, अब इनको बताओ छुक छुक गाड़ी तो इनको समझ ही नहीं आएगा, लेकिन हम लोगों ने छुक छुक गाड़ी में यात्रा की है जो कोयले से चलती थी और छुक छुक की आवाज़ करती थी, इसलिए उसको छुक छुक गाड़ी कहा गया। उस पर बहुत से गीत भी लिखे गए, जिसमें आशीर्वाद फिल्म में अशोक कुमार जी का गाया हुआ गीत है, रेलगाड़ी छुक 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 छुक। आप अभी नहीं समझ सकते, लेकिन जब आप रेल म्यूजियम में जाओगे तो आपको वो पुराने म्यूजियम और वो पुराने इंजन और उससे भी पुराने इंजन देखने को मिलेंगे। तो आपको किसी भी चीज़ की अगर विकास यात्रा भी जाननी है, किसी भी फील्ड की, रॉकेट साइंस की फील्ड की अगर जाननी विकास यात्रा, मेडिकल साइंस की जाननी है, समझ गए? तो अगर किसी भी चीज़ की विकास यात्रा जाननी है तो आपको संग्रहालय जाना होगा। संग्रहालय में क्रमवार आपको दिखेगा कि कैसे वो हुआ। अच्छा, आप लोग तो बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपके जिले के नाम से एक कला है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जिसको मथुरा कला कहते हैं। 2000 साल से वो कला चली आ रही है और उसमें जो कलाकृतियां हैं वो अपनी अलग विशिष्टता से युक्त हैं, वो अलग दिखती हैं, और विश्व का कोई ऐसा म्यूजियम नहीं है जहां आपको एक दो मूर्ति मथुरा कला की ना मिले, चाहे वो कोरिया हो, जापान हो, अमेरिका के म्यूज़ियम हो, यूरोप के म्यूज़ियम हो, आपको सब जगह मिलेगी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इतना बड़ा म्यूज़ियम है आपका मथुरा में, डेम्पियर नगर में, अभी यहाँ मैं अगर हाथ उठाऊँ तो बहुत से लोग वहाँ गए नहीं होंगे। कितने लोग गए? उठाओ हाथ। मथुरा म्यूज़ियम में कितने लोग गए? देखो, तो तुम लोग वंचित हो, तुमको जाना चाहिए वहाँ पे। वहाँ जाइए, वहाँ जाके उन मूर्तियों को देखिए। आप कुषाण पढ़ते हैं हिस्ट्री में, कुषाण राजाओं को, आप कनिष्क के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन कनिष्क कैसा था ये आपको नहीं मालूम। कनिष्क की ड्रेस कैसे होती थी ये आपको नहीं मालूम। कनिष्क की तलवार कैसी थी ये आपको नहीं मालूम। ये अगर जानना है तो आपको मथुरा म्यूजियम जाना होगा। मथुरा म्यूजियम में जाके देखिए वो कैसे कपड़े पहनते थे, कुषाण राजा, कैसी तलवार थी उनकी, उनका कद काठी कैसी थी, और सबसे बड़ा वो जूता कैसा पहनते थे। ये सारी चीज़ें जानने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा। मूर्तियाँ कैसे बनना शुरू हुई, और मथुरा कला जो है वो सबसे प्राचीन मूर्ति कला मानी जाती है यहाँ की, इंडिया की। उसके बाद गांधार आया, उसके बाद सारनाथ आया, ये उसके बाद की मूर्ति कलाएँ हैं। तो ये जानने के लिए आपको डेम्पियर नगर तक जाना होगा, और उसके कुछ चिन्ह आपको यहाँ शोध संस्थान के संग्रहालय में भी हैं। शोध संस्थान के संग्रहालय में कितने बच्चे गए हैं? हाथ उठाओ। ये देखो यहाँ कौन कौन है? हाँ, ये अब उठे। तो ये आप ही से नाचते हैं। ठीक है, तो संग्रहालय बराबर आते जाने रहने से खेल खेल में आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और मैं चतुर्वेदी जी को फिर से जिम्मेदारी सौंपूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धेय निदेशक महोदय डॉक्टर राजीव द्विवेदी जी। और अब जिसके लिए ये कार्यक्रम का आयोजन है, आज का जो मुख्य केंद्र बिंदु है, उस कार्यक्रम के लिए, उस व्याख्यान के लिए मैं डॉक्टर रेणु द्विवेदी जी को आमंत्रित करता हूँ। पधारें संग्रहालय शिक्षा और शोध इस विषय पर अपना व्याख्यान देने के लिए। स्वागत है, एक बार स्वागत में तालियां बजाएं। धन्यवाद। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? थोड़ा जागृत अवस्था में रहिएगा तो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा।
मैं राजीव द्विवेदी सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, VRI का धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने आज संग्रहालय दिवस के अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। और ये कार्यक्रम मेरे लिए नहीं, ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए है। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य होता है कि संग्रहालय के बारे में, संग्रहालय में क्या होता है, कैसे चीज़ें होती हैं, उनके बारे में आप सभी को थोड़ा जानकारी दी जाए। क्योंकि आप लोग बच्चों, अभी मैंने सुना, देखा भी कि आप लोगों ने अभी तक मथुरा संग्रहालय नहीं देखा है। अभी आप थोड़ा छोटे हो। यहाँ पर दो आयु वर्ग के लोग हैं, दो कैटेगरीज के लोग हैं। एक है जो दुनिया को अच्छे से देख चुका है, समझ चुका है, और एक आप बच्चे हैं छोटे जो अभी पढ़ रहे हैं, बहुत छोटे हैं। संग्रहालय में आप लोग जाएंगे तो हो सकता है कि संग्रहालय की चीज़ें आपको तुरंत में समझ में ना आए, लेकिन वही बात है जो राजीव सर ने अभी कहा कि बच्चों, पढ़ना और प्रत्यक्ष देखना दोनों में बहुत फ़र्क है। हम सुनते हैं ना किसी रंग के बारे में कि अच्छा नीला रंग है, ये पीला रंग है से, लेकिन जब नीला और पीला रंग देख लेते हैं तो हमको ना दिमाग में रहता है कि हाँ वो फला चीज़ थी, उसने नीले रंग का ये पहना था, या फला फ्रेंड मेरा था जो उसने ये किया था। तो विजुअल जो होता है, जो हम आँखों से देखते हैं, वो चीज़ें हमेशा दिमाग में छप जाती हैं और वो जल्दी विस्मृत नहीं होती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो आईकॉम संस्था है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स है, जिसने संग्रहालय की परिभाषा भी दी है कि संग्रहालय होता क्या है और संग्रहालय में क्या चीज़ें होती हैं, ये सब। तो वो चीज़ें कुछ हैं, मैं आपको भी दिखाती हूँ। कुछ पावर पॉइंट है, ज़रा पावर पॉइंट लगा दीजिए। बच्चों, आप लोग किसी दिन समय पाएंगे ना तो मथुरा संग्रहालय ज़रूर विजिट करिएगा। वो इसलिए कि आपके शहर का जो ये संग्रहालय है, ये पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध है। जब आप फॉरेन म्यूजियम्स में कभी जाएंगे, जब बड़े हो जाएंगे, तो आप वहाँ जाकर जब बताएंगे कि मैं मथुरा से हूँ, किसी भी संग्रहालय में जाएंगे कि मैं इंडिया से आया हूँ, मैं मथुरा संग्रहालय, मथुरा का रहने वाला हूँ, तो कोई हर म्यूजियम पर्सन आपसे ये ज़रूर पूछेगा कि आपने मथुरा संग्रहालय तो देखा ही होगा और बहुत क्या कलेक्शन है उसका। मैं बार बार कहती हूँ कि आप लोग भी थोड़ा छोटे हैं इस चीज़ को समझने के लिए, लेकिन ये जानिए कि जब आप देख के आएंगे ना मथुरा संग्रहालय को, बड़ी बड़ी विशाल विम कैटफिशेस, कनिष्क, और थोड़ा कोशिश करिएगा जानने के लिए कि ये विम कैटफिशेस कौन थे, कनिष्क कौन थे, आपको बहुत आनंद आएगा। संग्रहालय का बेटा देखो एक पर्पज़ ये होता है, बहुत सिंपल सी एक परिभाषा है संग्रहालय की, टू एजुकेट द पीपल, टू एंटरटेन द पीपल। एजुकेशन देना और एंटरटेनमेंट देना, मतलब मनोरंजन के साथ साथ आपको शिक्षा भी वहाँ मिल रही है। मनोरंजन और शिक्षा, ये कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं ना। जब आप स्कूलों में पढ़ते हो तो क्या आपको मज़ा आता है? कोई बच्चा है जिसको पढ़ने में मज़ा आता हो बहुत? कोई हाथ खड़ा करो भाई, अगर किसी को पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता हो, स्कूल जाने में बड़ा इंटरेस्ट आता हो। शायद 100 में एक आध बच्चा मिल जाए तो मिल जाए जिसको स्कूल जाना अच्छा लगता हो और स्कूल में पढ़ना अच्छा लगता हो। लेकिन यही है कि जब आप स्कूल में, अगर आपको रोज टीचर आती है, क्लास लेती है, पढ़ाती है, एक क्लास आप मन लगाते हो, लेकिन फिर आपका दिमाग कहीं और चला जाता है, किसी खेल कूद में चला जाता है, किसी की बात में चला जाता है, कहीं किसी कपड़े में, या कहीं कुछ हो जाता है। और थोड़ी देर फिर आप दिमाग को खींच के लाते हो कि नहीं, हमको अरे मैडम मैथ्स पढ़ा रही हैं, इंग्लिश पढ़ा रही हैं, हम पढ़ें, फिर आपका दिमाग कहीं चला जाता है। मतलब क्या होता है, शरीर आपका क्लासरूम में रहता है और दिमाग कहीं और विचरण करता रहता है। लेकिन संग्रहालय में जब आप जाओगे तो आपका शरीर भी वहीं रहेगा और दिमाग भी वहीं रहेगा, क्योंकि सामने एक विजुअल है, चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आदिमानवों के औजार देखे बच्चों? किसी ने देखा है आदिमानव कैसे औजार यूज़ करते थे, कैसे जानवरों को मारते थे? किसी ने नहीं देखा ना? तो आप लोगों को सबसे पहले संग्रहालय देखने की बहुत ज़रूरत है। संग्रहालय एक बार देखा होगे ना तो आपके पास बहुत ढेर सारे प्रश्नों के जवाब होंगे। वहाँ जाके आप देखोगे कि आदिमानव के औजार कैसे होते थे, पत्थर के औजार थे, कैसे वो उनको पकड़ते थे। इतने बड़े बड़े हैंडेक्स होते हैं कि आज की हमारी इन हथेलियों में आएंगे भी नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है, उस समय का आदमी कितना बड़ा था, कितना ताकतवर था, वो आपके उनके औजार देख के पता चल जाएगा। फिर वो औजार कैसे हैंडेक्स हुआ करते थे, फिर कैसे छोटे छोटे औजार बने, माइक्रोलिथ बने, ये पूरी यात्रा आपको कोई पढ़ाएगा नहीं, संग्रहालय में देख के आपको सब समझ में आ जाएगी। इसलिए संग्रहालय सबके लिए बहुत अनिवार्य हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम जितने बड़े लोग हैं यहाँ पे, हमारा दायित्व तो बनता है कि हम अपने बच्चों को, अपने आस पड़ोस के बच्चों को, सबको संग्रहालय अवश्य विजिट कराएं। और चूँकि हम संग्रहालय में बैठे हैं तो एक अलग की बात है, तो हम जानते हैं संग्रहालय के महत्व को। ये बताओ बच्चों कि अब मथुरा संग्रहालय की बात हो रही है,
तो कितने बच्चे हैं जो अभी के मन में इंटरेस्ट आ रहा है कि हमको जाके देखना चाहिए? ओह वेरी नाइस, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि एक दो हाथ के अलावा कोई और खड़ा भी होगा। कुछ लोगों का इंटरेस्ट नहीं है लेकिन उनको जबरदस्ती दोस्त के साथ हाथ खड़ा करना पड़ रहा है। देखो यही होता है जब आप किसी के साथ होते हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे वो दोस्त हो, आप कुछ ना कुछ सीखते हो, कुछ ना कुछ जानते हो। आप लोग का जब एग्जाम आता है तो हमेशा अपने दोस्तों से डिस्कशन करते हो ना कि अरे मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने ये पढ़ा, तो बोलता ना अरे भाई बता दे भाई क्या पढ़ा तूने, अरे इसका जवाब क्या है। और एग्जाम टाइम जैसे नज़दीक आता है बुद्धि और तेज चलने लगती है। एग्जाम टाइम से पहले वो बुद्धि नहीं चलती होती है। उसका क्या कारण होता है कि धीरे धीरे जब हम किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि लेते हैं, तो वो चीज़ें अपने आप हमारे दिमाग पे इम्पैक्ट डालना शुरू करती हैं, चाहे वो मजबूरीवश हो चाहे वो रुचि के वश में हो। तो संग्रहालय एक ऐसी चीज़ है जहाँ आप जाओगे देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा सब जब तक ये स्लाइड चल रही है, अच्छा स्टार्ट हो गई, गुड। आज का जो विषय है बच्चों, ये 2024 का जो आईकॉम, जैसे मैंने बताया ना, आईकॉम इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स हर साल एक थीम रखता है कि इस बार संग्रहालय की ये थीम होगी। तो इस बार जो ये 2024 की संग्रहालय का जो है तो वो थीम रखी गई थी म्यूजियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। रिसर्च कहीं गायब हो गया है लेकिन आपको अब रिसर्च करनी है रिसर्च को ढूंढने के लिए। ये देखो व्हाट इज़ म्यूजियम। अब मैं थोड़ा जल्दी आपको दिखाती हूँ क्योंकि समय भी थोड़ा कम है और मैं नहीं चाहती कि आप लोग बहुत बोर हो जाएं। बस इतना जान लें मोटा मोटा कि क्या चीज़ें होती हैं कि आज आप यहाँ से उठ कर जाएँ तो आपको ये मालूम हो कि कुछ आईकॉम होता है, ICOM आईकॉम होता है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स। आप लोग बच्चों थोड़ी थोड़ी टारगेट रखा करिए कि कहीं से आप कुछ पढ़ के लिख के जा रहे हैं तो आपको 2-4 लाइनें भी अगर उसके बारे में याद रहें तो समझिए कि वो लेक्चर देना सब सफल होता है। आप लोगों को लेक्चर देने के लिए मैं लखनऊ से कल आई हूँ, तो लखनऊ से बस 6-7 घंटे की यात्रा करके यहाँ आई हूँ, तो कम से कम 6-7 लाइनें तो आपको याद रहनी चाहिए इस लेक्चर के बाद से। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम उसने देखो 2022 में एक परिभाषा दी है कि क्या होता है म्यूजियम। अ म्यूजियम इज़ अ नॉन फॉर प्रॉफिट परमानेंट इंस्टीट्यूशन इन द सर्विस ऑफ सोसाइटी। आगे भी है डेफिनेशन, लेकिन सिंपल सी बात ये है कि म्यूजियम एक ऐसी संस्था होती है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है, क्योंकि म्यूजियम का उद्देश्य होता है लोगों को सिखाना, कमाना नहीं है उद्देश्य। कुछ प्राइवेट म्यूजियम छोड़ दीजिए, आप कभी कभी जाएंगे बड़े बड़े प्राइवेट म्यूजियम्स में जो राजा महाराजाओं के होते हैं, इन सब के होते हैं, जैसे ग्वालियर का म्यूजियम है सिंधियास का, और बाकी और कुछ म्यूजियम्स हैं आपके राजस्थान वगैरह के, तो वहाँ पर एंट्री फीसें होती है 50 रुपये 100 रुपये होती हैं। लेकिन नॉर्मली म्यूजियम की एंट्री फी कितनी होती है? 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये, इसीलिए कि लोग आएँ देखें, पैसा बाधक ना बने उनके ज्ञान के अर्जुन में। ये सरकार इतना देखिए कितना मेहनत करती है। हम लोग का एक ही काम होता है हम सरकार ने क्या किया कहना, लेकिन सरकार क्या कह रही है वो पॉजिटिव देखिए। और बच्चों हमेशा अपने जीवन में एक चीज़ याद रखिए, आप भी बड़े भी, हम जितने सकारात्मक होते हैं अपने जीवन के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने आसपास के वातावरण के प्रति, उतना ही ज़्यादा हम अपनी वृद्धि करते हैं, अपनी उन्नति करते हैं। हमारा सकारात्मक होना हमारी उन्नति के लिए होता है। तो ये म्यूजियम की एक डेफिनेशन है। नेक्स्ट, अब आईकॉम ने अपनी डेफिनेशन में जो चीज़ें बताई हैं मोटा मोटा क्या चीज़ें हैं कि भाई नॉन प्रॉफिट है, परमानेंट इंस्टीट्यूशन है। म्यूजियम जो बन जाता है ऐसा नहीं है कि 1 साल के लिए है, 6 महीने के लिए है, वो एग्जीबिशंस लगती हैं। लेकिन मुझे सब पढ़ाते हुए बड़ा सोचना पड़ रहा है क्योंकि 2 लेवल का जो क्राउड है ना, छोटे बच्चों के हिसाब से ज़्यादा लगता है कि उनको समझ में आ जाए। छोटे बच्चों को ही पढ़ाओ, बड़े अपने आप पढ़े हुए हैं, लेकिन जो बड़े पढ़े हुए हैं उनका इस परम दायित्व बनता है कि वो छोटों को भी पढ़ाएं उतना ही। तो सारा फोकस कुल मिला के छोटे बच्चों पे ही है। तो यहाँ से आप जाएं और 5-6 लाइन भी अपने पेरेंट्स को ना बता पाएं तो मतलब आज आपका यहाँ आना एकदम बेकार हुआ। तो ध्यान से सुनिए, दिमाग में रखिए और बाहर निकलिए तो थोड़ा डिस्कस करिए कि अरे यार वो आईकॉम की डेफिनेशन थी, क्या थी, भूल गए। गूगल बाबा तो जिंदाबाद हैं, वो आपको सब डेफिनेशन हर चीज़ बता देंगे, लेकिन अपने दिमाग में रखिए कि हाँ यह कुछ ऐसा बताया था, कुछ वो चीज़ें थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, सर्व सोसाइटी एंड इट्स डेवलपमेंट है, टेंजिबल और इंटेंजिबल हेरिटेज दोनों पे काम करता है। स्लाइड चेंज कर दीजिए, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी बच्चों, एक और पॉइंट है जो आपको जानना चाहिए, टेंजिबल और इंटेंजिबल हेरिटेज। किसी को मालूम है? बड़ों में से किसी को? म्यूजियम वालों को तो मालूम होगा। देखो बेटा, टेंजिबल और इंटेंजिबल हिंदी में बोलते हैं मूर्त और अमूर्त। मूर्त मीन्स साफ साफ जो दिख रहा है वो मूर्त है, टेंजिबल है। टेंजिबल जैसे हमारी बिल्डिंग होती हैं, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारे एंटिक्विटीज़ हमको दिख रही है ना, म्यूजियम में जाएंगे कुछ एंटिक्विटी डिस्प्ले में लगी होती हैं, ये सब चीज़ें मूर्त धरोहर हैं हमारी। और इंटेंजिबल क्या है?
जो हमारे चले आ रहे हैं, जैसे हमारी कहावतें, हमारे गेम्स हैं, जैसे चेस बोर्ड को भी अभी रिसेंटली इंटेंजिबल हेरिटेज के उसमें रजिस्टर किया है। तो ऐसी चीज़ें जो हमारे कल्चर में चली है, नाच गाना हमारे यहाँ का, फोक सॉन्ग्स, जैसे क्या होता है यहाँ पे, यहाँ के फोक सॉन्ग्स होंगे भगवान कृष्ण और राधा जी पे लिखे हुए हैं, बिहारी जी पे, हाँ रास है, हाँ हाँ ये सब चीज़ें हैं। बाकी कहीं सोहर गाया जाता है, आप लोग शायद सुने होंगे, लड़का पैदा होता है, संतान होती, सोहर होता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी इंटेंजिबल, जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, हमारी विरासत है, धरोहर है, दिखती नहीं है कि छू लें हम उनको, देख लें। नाच गाने हैं हमारे व्यंजन हैं। हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे पकवान खाते हैं जो हमारी दादी बहुत अच्छा बनाती थी, फिर हमारी मम्मी अच्छा बनाती थी, फिर आज हम चाहते हैं कि हमारे घर में हमारी बहन भी सीख ले या हमारे घर में और कोई सीख ले, क्योंकि वो हमारी विरासत में चला आ रहा है। भाई कढ़ी चावल हम खाते हैं तो कढ़ी चावल ऐसा नहीं कि अभी नया ईजाद हुआ है, ये कढ़ी हम चाहते हैं बची रहे, ताकि क्योंकि हमारी पीढ़ियों से चली आ रही है, स्वादिष्ट होती है, अच्छी। तो ये भी हमारी क्या है, हेरिटेज है। तो ये इंटेंजिबल हेरिटेज है, जिसको हम छू के मतलब वैसे नहीं कर सकते कि हाँ ये है, दिख रही है, आपने खाया पिया, आपके ट्रेडिशन में चली आ रही है, हमारी संस्कृति में चली आ रही है। तो क्या चीज़ें हैं, धरोहर दो प्रकार की हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। गुड, बच्चे जागृत अवस्था में हैं, ठीक है, धीरे धीरे जागृत हो रहे हैं। ये एक की फंक्शंस ऑफ अ म्यूजियम, एक संग्रहालय के मेन क्या क्या काम होते हैं। संग्रहालय का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, बच्चों स्लाइड मत देखना, मुझे देखना। सबसे पहला काम है संग्रहालय का। संग्रहालय तभी बन सकता है जब आपके पास कुछ संग्रह हो। संग्रह का आलय ही संग्रहालय है। आलय मीन्स घर। तो आपके पास कलेक्शन होना चाहिए। तो म्यूजियम सबसे पहले क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं। जैसे आप जहाँ बैठे हो ना, VRI वृंदावन शोध संस्थान में, यहाँ पर सबसे अच्छा क्या कलेक्शन है, पांडुलिपियों का। ये संग्रह, यहाँ का जो कलेक्शन है संग्रहालय में, पांडुलिपियों के लिए भी विश्वविख्यात है। और वो पांडुलिपियों का कलेक्शन कैसे हुआ था, वो आप कभी आइएगा, आपको ममता जी और बाकी लोग बताएंगे कि कैसे इन्होंने पांडुलिपियों को रखा है अच्छे से और कैसे कैसे कलेक्शन किया है। सब मांग मांग के कलेक्शन की हुई हैं। सोचो उस व्यक्ति की इच्छा शक्ति को, जिसने मांग मांग के कलेक्शन किया। हम किसी से कुछ मांगने जाते हैं, सिर्फ अपनी चीज़ें मांगते हैं, अरे पेंसिल दे दो, अरे आज मैं पेन नहीं लाया दे दो। जो हमको आवश्यकता होती है, आवश्यकता ना हो, हमें कुछ खड़ा करना हो, हम मांग मांग के करें, भिक्षा के माध्यम से भिक्षाटन करें, ये बहुत बड़ी बात है। तो जिसने इस संग्रहालय की स्थापना करवाई, उसको कोटि कोटि वंदन है कि भाई उन्होंने उन पांडुलिपियों को बचाने के लिए कितने अथक प्रयत्न किए। तो कलेक्शन होगा तो म्यूजियम होगा, संग्रह होगा। फिर आपने संग्रह तो कर लिया, अब उस संग्रह को बचाना भी तो है। संग्रह कर लिया और हमने भूसे की तरह भर भर के रख दिया, वो खराब हो जाएगा, वो तो और बेकार काम किया हमने। तो उनको प्रिजर्व करना, कंजर्व करना भी हमारा दायित्व होता है, संग्रहालय का दायित्व है। फिर आपने कलेक्शन कर लिया, फिर आपने उस पर कुछ अध्ययन करोगे कि अपने पास गठरी बांध के रख लिया बस हमने। हम क्या करते हैं, उन पर अध्ययन भी करते हैं कि भाई ये पांडुलिपि आई है या ये आदिमानव का उपकरण आया है, तो ये कहाँ से मिला, कैसे लोग यूज़ करते थे, वहाँ आसपास का वातावरण क्या था, ये भी संग्रहालय ये काम करता है। इसके अलावा उन पर फिर पब्लिकेशन करते हैं, उनको हम छपवाते हैं। हमने रिसर्च कर ली, हमारे तक ही रिसर्च रह गई, आपको नहीं बताया तो फ़ायदा ही क्या हुआ उसका। तो ये सब चीज़ें हैं जो संग्रहालय करता है, ये उसके मूल दायित्व हैं। अभी मैं किसी से पूछूंगी भी, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहला काम क्या है, कलेक्शन करना। कलेक्शन हो के आ गया, फिर हम उसको रिकॉर्ड बनाएंगे, कहीं चोरी ना हो जाए, डॉक्यूमेंट करेंगे उसको। डॉक्यूमेंटेशन हो गया, फिर उसको खराब होने से बचाएंगे। क्या करेंगे, प्रिजर्वेशन करेंगे, खराब। फिर अब उस पर अध्ययन भी करेंगे, लेके रख लिया, डम गठरी बांध के रख लिया, क्या फ़ायदा हुआ कलेक्शन करने का। अध्ययन करेंगे, शोध करेंगे। शोध कर लिया हमने, बहुत जानकारियाँ इकट्ठी कर ली, लेकिन हम लोगों तक नहीं पहुँचाएंगे तो उसका भी क्या फ़ायदा हुआ, कुछ नहीं। तो फिर उसके बाद हम पब्लिकेशन करते हैं, उनको छापते हैं। या तो पब्लिकेशन छापना हुआ, या तो ऐसे प्रोग्राम करते हैं जिससे हम आप लोगों को बता सकें कि देखो संग्रहालय में ये चीज़ें हैं, आप लोग भी जानो समझो। बच्चों एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आप लोगों के जीवन में भी कोई उद्देश्य होगा सबके कि हमें बड़े होकर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS बनना है या कुछ बनना है। बिना लक्ष्य के तो शायद ही कोई हो, और बिना लक्ष्य के जीवन तो अर्थहीन है। मेरे भाई ने जब तैयारी शुरू की थी, मेरा भाई सिविल सर्वेंट है, तो सबसे पहले मैंने उसको बोला था कि तुम पहले म्यूज़ियम में आओ। तब मैं स्टेट म्यूज़ियम लखनऊ में पोस्टेड थी। मैंने कहा पहले म्यूज़ियम आओ, तो अपनी तैयारी की शुरुआत म्यूज़ियम से करो। वो म्यूज़ियम में आया, उसने म्यूज़ियम का सारा कलेक्शन देखा जितना हमने गैलरी में लगाया था, और उससे क्या हुआ कि उसको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब सब्जेक्ट्स को पढ़ने में बहुत आसानी हुई,
जैसे वो हिस्ट्री में पढ़ता था प्री हिस्टोरिक पीरियड, जहाँ आदि मानवों के बारे में पढ़ाया जाता है कि उनका कैसे शरीर था, कैसा वातावरण था, कैसे टूल्स थे, कैसे वो शिकार करते थे। तो उसने जो विजुअल देखे थे गैलरी में, उससे उसको उन सबको एग्जाम में लिखने में बड़ी आसानी हुई। उसके IAS के मेंस में आया था कि शिखर विमान क्या होता है, विमान के बारे में लिखना था। विमान के बारे में अभी तो आप लोग थोड़ा छोटे हैं, लेकिन जब म्यूज़ियम में गए और आर्किटेक्चर वाली गैलरी देखी जहाँ पर हमने मंदिरों के बारे में लिखा था, तो वहाँ बहुत साफ साफ कैप्शन में लिखा था कि दक्षिण भारत के मंदिर हैं, इनको विमान, इनके जो शिखर होते हैं इनको विमान कहते हैं। बस उसने वो जो देखा था उसके दिमाग पे इतना इम्पैक्ट था उन चीज़ों का, ये विजुअल जो है इम्पैक्ट था कि अपने उस पेपर में उसने सब चीज़ें बहुत अच्छे से लिखी। मैं सिर्फ इसलिए एग्जाम्पल दे रही हूँ कि संग्रहालयों का महत्व क्या होता है। आप लोग भी अपने भविष्य में जो भी करना चाहते हैं, लेकिन अपने उन पढ़ाई में आपका संग्रहालय कितने सहायक हो सकते हैं, ये सिर्फ एग्जाम्पल मैंने उसके लिए दिया है। बाकी और भी कई चीज़ें हैं। नेक्स्ट, अब म्यूज़ियम कितने प्रकार के होते हैं, म्यूज़ियम को कौन कैसे हैंडल करता है। जैसे आप जहाँ BRI में भी हो, ये भी कैसा म्यूज़ियम है, अभी आप देखिए। सबसे पहले होते हैं म्यूज़ियम जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। जैसे नेशनल म्यूज़ियम है हमारा, राष्ट्रीय संग्रहालय जो दिल्ली में है, सालारजंग म्यूज़ियम है, इलाहाबाद म्यूज़ियम भी है, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। फिर आते हैं स्टेट के म्यूज़ियम, जितने भी स्टेट चलाती है। जैसे मथुरा संग्रहालय है आपके घर के यहाँ पर डम्पियर नगर में। डम्पियर नगर जानते हो ना? डम्पियर नगर नहीं जानते? अपने मम्मी पापा से पूछना डम्पियर नगर कहाँ है, आपकी मथुरा में ही है, पास में ही है। तो डम्पियर नगर में मथुरा संग्रहालय, वो भी स्टेट गवर्नमेंट चलाती है उसको। राज्य जो है, योगी जी की जो सरकार है हमारी, राज्य सरकार चलाती है उसको। स्टेट म्यूज़ियम है। इसके अलावा यूपी में 15 संग्रहालय अभी रनिंग में हैं जो स्टेट गवर्नमेंट चला रही है। बाकी 6-7 संग्रहालय अभी और नए खोल रही है। फिर उसकी बात आते हैं जो लोकल गवर्नमेंट्स, लोकल बॉडीज़ जो गवर्न करती हैं, म्यूज़ियम चलाती हैं, जैसे म्यूनसिपैलिटीज़ चलाती हैं, और भी कई चीज़ें हैं। सिटी म्यूज़ियम अहमदाबाद है, तो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वो लोग चलाते हैं। तो म्यूज़ियम क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट जो चलाती है, स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, फिर लोकल जो अथॉरिटी होती है वो चलाती है। उसके कुछ प्राइवेट म्यूज़ियम्स भी आते हैं। जो प्राइवेट म्यूज़ियम कैसे हैं कि जो आपके लोगों के अपने पर्सनल कलेक्शन हैं। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनका अपना पर्सनल कलेक्शन है और वो खुद चलाते हैं उनको। जिसमें एक म्यूज़ियम है पूना का, राजा दिनकर केलकर म्यूज़ियम, उसके डायरेक्टर हमारे साथ बहुत टाइम काम किए हैं। तो वो प्राइवेट म्यूज़ियम है, उनके नाना जी का कलेक्शन है वो। सोचो लोगों ने कितना पैसा खर्चा किया सिर्फ अपने एक जुनून में। पूरा प्राइवेट कलेक्शन है। और वो कहाँ पर है, जो मस्तानी महल है, आप लोगों ने मूवी देखी होगी ना बाजीराव मस्तानी, तो जो मस्तानी महल है उसी में ही, मस्तानी महल में ही उनका वो पूरा संग्रहालय है। और फिर आता है यूनिवर्सिटी के म्यूज़ियम। जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके डिपार्टमेंट्स भी अपने म्यूज़ियम बनाते हैं। यूनिवर्सिटी में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, ये सब भी अपने म्यूज़ियम्स बनाते हैं, क्योंकि ये लोग भी जो कलेक्शन करते हैं वहाँ पर रखते हैं, अपने बच्चों के अध्ययन के लिए डिपार्टमेंट बनाते हैं। फिर कलेक्शंस है, हम लोग बहुत फास्ट चलेंगे। ये कुछ ही होता है कि क्यों, सिंपल सा ना, कब क्यों कहाँ कैसे। अपने जीवन में हमेशा ये प्रश्न रखिए, कब क्यों कहाँ कैसे, व्हाट व्हेन व्हाई वेयर, तो आपको बहुत सी चीज़ों के सब जवाब मिलेंगे। तो संग्रहालय की स्थापना क्यों हुई, क्या चीज़ें होती हैं, कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें हैं इसमें। नेक्स्ट, अब संग्रहालय में संग्रह तो आ गया, अब संग्रह आता कैसे है। संग्रह आने के भी कुछ तरीके होते हैं। एक्सकवेशन, एक्सप्लोरेशन, खुदाइयाँ होती हैं, सुनते होगे ना आप लोग, खुदाइयाँ होती हैं जगह जगह पे। खुदाई से जो सामान निकलता है वो कहाँ जाता है, वो सब संग्रहालयों को दिया जाता है, संग्रहालय रखते हैं उनको। फिर उसके बाद सर्वे होता है, तो सर्वे से भी चीज़ें आती हैं। फिर परचेस, खरीद भी होती है, संग्रहालयों में एंटिक्विटी खरीदी भी जाती हैं। तो आप लोगों के पास, आप लोगों के घरों में कुछ अगर पुरानी एंशिएंट चीज़ें होंगी तो ऐसे मत फेंक दीजिएगा, संग्रहालय खरीदेंगे भी, BRI भी भविष्य में खरीद सकता है। नेक्स्ट है लोन। अब लोन तो आप लोगों ने सुना होगा ना, आपके मम्मी पापा ने लोन लिया होगा घर बनाने के लिए, कार खरीदने के लिए, लेकिन संग्रहालयों को भी चीज़ें लोन पे मिलती हैं। और ये लोन होते हैं छोटे, शॉर्ट टाइम के, और एक लॉन्ग टाइम के भी लोन होते हैं, ठीक है। अक्सर क्या होता है, बड़े बड़े संग्रहालय छोटे संग्रहालयों को लोन पे एंटिक्विटीज़ देते हैं, पुरानी चीज़ें लोन पे दे देते हैं कि ठीक है 90 साल आप रखिए, फिर हम वापस ले लेंगे, हमको वापस कर दीजिएगा। लोन का परमानेंट लोन भी होता है और टेम्परेरी लोन। जैसे मैंने बताया ना, परमानेंट लोन का आपको एग्जांपल दूं कि जब भारत पाकिस्तान बट रहा था, मतलब वो तो एक्सचेंज में आएगा ना सर, लोन भी नहीं कहा जाएगा, लेकिन लोन में भी क्या होता है, जैसे हमारे स्टेट म्यूज़ियम लखनऊ में गांधार कुछ एंटिक्विटीज़ थी, गांधार पीरियड की।
गांधार का, हाँ, कुषाण काल के जो गांधार सेंटर था, तो वो वहाँ से आई थी, आपकी चंडीगढ़ म्यूज़ियम से आई थी। वो भी लोन पे आई थी, परमानेंट लोन पे आई थी, क्योंकि हमारे पास गांधार का कुछ था ही नहीं, चंडीगढ़ संग्रहालय के पास बहुत कुछ था, तो वो उसने लोन पे कुछ चीज़ें हमको दी। फिर कुछ चीज़ें एक्सचेंज में भी जाती हैं, कुछ आप हमें दीजिए जो आपके पास ज़्यादा है, जो हमारे पास ज़्यादा हम आपको दे रहे हैं। मथुरा संग्रहालय में भी ऐसा हुआ है, इनके पास मथुरा कला की चीज़ें थी, इन्होंने वो दी और कुछ और चीज़ें ली, ऐसे होता है। और गिफ्ट्स, लोग गिफ्ट भी कर जाते हैं। VRI का जो कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा गिफ्ट पे ही आधारित है, लोगों ने गिफ्ट किए हैं, निःशुल्क दिए हैं। नेक्स्ट, कलेक्शंस क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, मूर्तियाँ होती हैं, टेराकोटा, ये पढ़ाने की चीज़ नहीं है, ये आपको जाकर देखने की चीज़ें हैं। आप जब म्यूज़ियम में जाएंगे देखेंगे आपको सब मिलेगी, एक एक चीज़ मिलेंगी। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंटेशन है, कोई चीज़ आती है तो कैसे डॉक्यूमेंट होती है। मुझे लगता है कि अभी आपको इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये आपका पार्ट नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन सबसे ज़्यादा म्यूज़ियम वालों का पार्ट होता है, कि म्यूज़ियम वालों को कोई चीज़ कैसे रखनी है। सपोज़ करिए कि आपके दादाजी ने बहुत अच्छी कोई कुछ चीज़ रखी थी, उन्होंने म्यूज़ियम को दे दी, दान दे दी। अब म्यूज़ियम अगर डॉक्यूमेंट नहीं करेगा तो कल को गायब हो जाएगी। तो म्यूज़ियम पूरा रिकॉर्ड रखता है। और आप लोगों को बता दें कि म्यूज़ियम को अपनी चीज़ें संभाल के रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई चीज़ खो गई तो व्यक्ति समझ लीजिए कि उसकी नौकरी भी जाती है, और अगर उसके ऊपर चोरी के आरोप लग गए, ये सब हो गया, तो जेल भी होती है। तो म्यूज़ियम की नौकरी देखने में जितनी अच्छी और सरल दिखती है, ये वाकई में बहुत जिम्मेदारी वाली चीज़ें हैं, जिनके पास एंटिक्विटीज़ का चार्ज होता है। नेक्स्ट, ये डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है, नेक्स्ट करो। नेक्स्ट, एक्सेशन नंबर दिए जाते हैं, हर एक चीज़ को एक एक्सेशन नंबर दिया जाता है। कल को आपको ढूंढना है, छोटे संग्रहालयों में तो चलिए ठीक है, जहाँ पर 20, 50, 100, 200 का कलेक्शन है तो मुँह ज़बानी याद रहता है, लेकिन अगर आपके पास कलेक्शन हज़ारों में है, लाखों में है, तो कोई चीज़ कैसे ढूंढी जाएगी। तो हर चीज़ को एक नंबर दिया जाता है, ठीक है, उस नंबर के आधार पर वो चीज़ें खोजी जाती हैं। नेक्स्ट, कैसे कैसे चीज़ें दर्ज होती हैं रजिस्टर्स में, वो एक एग्जाम्पल है उनका। नेक्स्ट, ये देखो बेटा, आज का मेन जो टॉपिक है म्यूज़ियम एजुकेशन एंड रिसर्च, जो आज के इस एग्जीबिशन का है, ये लेक्चर का टॉपिक है। तो म्यूज़ियम एजुकेशन का एक बहुत बड़ा सेंटर है। अब देखिए, ये तो एजुकेशन की एक डेफिनेशन है, परिभाषा है कि एजुकेशन क्या होता है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एजुकेशन कितने प्रकार की होती है, एक होता है ना फॉर्मल, इनफॉर्मल। बताया ना मैंने, स्कूलों में कौन सी एजुकेशन होती है, फॉर्मल, रोज़ किताबें पढ़नी है, टीचर को लेक्चर देना है, लिखना है, ब्लैक बोर्ड पर करना है, आपको होमवर्क मिलना है, क्लास वर्क होना है, एक फॉर्मल तरीका है। इनफॉर्मल क्या है, जो हम खुद से सीखते हैं। यहाँ पर आए, आप अगर म्यूज़ियम में छोड़ दिया जाए आपको देखने के लिए, या आपने खुद से देखते हो, आसपास के जीवन में आप खुद देखते हो। एक होता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जो म्यूज़ियम्स प्रोवाइड करते हैं, कि आप आते हैं, ऑब्जेक्ट देखते हैं और खुद से उनसे लर्निंग करते, खुद से सीखते हैं। नेक्स्ट, ये एक चार्ट है, कंपैरिजन ऑफ लर्निंग इन स्कूल्स, और स्कूल और म्यूज़ियम्स में क्या डिफरेंस होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है उसमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं। वहाँ पर आपके पास चॉइस नहीं होती है, आपको वैसे पढ़ना जैसे टीचर पढ़ाते हैं, यहाँ पर आप अपने हिसाब से मूव कर सकते हो, देख सकते हो। नेक्स्ट, म्यूज़ियम एजुकेशनल एक्टिविटीज़, म्यूज़ियम क्या क्या एजुकेशनल एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे आज अभी जो यहाँ ये हो रहा है, ये भी एक एजुकेशनल एक्टिविटी का पार्ट है। आप लेक्चर सुन रहे हो, हम लेक्चर दे रहे हैं, आपको चीज़ों को बता रहे हैं, आपको बैठे बिठाए वो चीज़ें पता चल रही हैं, जो आप म्यूज़ियम में 2-4 साल काम करोगे तो पता चलेगा। तो यही डिपेंड करता है कि आप कितना इंटरेस्ट से अपना लेते हैं और कितना ऐसे सुन के चले जाते हैं। म्यूज़ियम में देखिए गाइडेड टूर्स होते हैं। बड़े बड़े संग्रहालयों में जब आप जाओगे ना, जैसे नेशनल म्यूज़ियम जाओगे, स्टेट म्यूज़ियम, मथुरा म्यूज़ियम, यहाँ गाइड्स की व्यवस्था होती है कि आपने उनसे कहा कि हमको ये चीज़ें देखनी है, गैलरी समझनी है, तो वो एक गाइड दे देते हैं आपको कि ये बंदा आपको इसके बारे में पूरा बताएगा, तो वो आपको सारा बताता है। आप मूर्ति देख लिए और चले गए, आपको समझ ही नहीं आएगा, कैप्शन पढ़ लोगे, कनिष्क, कुषाण काल, प्रथम शताब्दी ईस्वी, क्या समझ में आया? कोई कनिष्क का स्टैचू है, ये प्रथम शताब्दी मतलब कितना, पता नहीं कितना साल पुराना। लेकिन जब कोई गाइड होता है ना, तो पूरा एक्सप्लेन करता है कि कनिष्क कौन थे, फर्स्ट सेंचुरी का मतलब क्या होता है, कितना 2000 साल पुराना, क्या उसकी कहानी थी, थोड़ा बहुत आपको बताएगा, तो आपको इंटरेस्ट आएगा। वो जब डिफाइन करेगा आपको कि ये मूर्ति में देखिए ये इनकी तलवार लटक रही है, ये इनके बूट हैं, ये इनका देखिए कपड़ा, आज से 2000 साल पहले लोग कैसे कपड़े पहनते थे, तो जब गाइड बताता है चीज़ों को तो वो चीज़ें और अच्छी समझ में आती हैं। फिर वर्कशॉप्स करते हैं। अगर आप लोग म्यूज़ियम फ्रिक्वेंट जाते हैं बच्चों, हालांकि आप लोग बहुत छोटे हैं अभी, तो म्यूज़ियम्स कुछ वर्कशॉप्स भी करता रहता है, जहाँ पर वो
सिखाता है चीज़ों को। 1 दिन की, 2 दिन की, 5 दिन की वर्कशॉप्स होती हैं जो आपको सिखाई जाती है। जैसे कई बार पॉटरी मेकिंग वर्कशॉप होती है जहाँ आपको बर्तन बनाना सिखाया जाता है कि पुराने बर्तन कैसे बनते थे। कुछ कॉइन्स की वर्कशॉप होती है, कैसे कॉइन बनाए जाते थे। तो ये सब वर्कशॉप्स होती हैं जहाँ लोग देखते हैं तो उनको समझ में आता है पुराने ज़माने के सिक्के ऐसे बनाए जाते थे। तो वो चीज़ें म्यूज़ियम्स करता है। फिर है रोल प्ले एंड ड्रामा। कुछ म्यूज़ियम्स ये सब भी करते हैं, विशेषकर ये हिंदुस्तान के म्यूज़ियम्स में कम है, ये फॉरेन म्यूज़ियम्स में भी ये सब चीज़ें होती है, लेकिन हिंदुस्तान में भी कई म्यूज़ियम्स ऐसा करते हैं। इवन VRI में खुद भी अभी ऐसा चीज़ें किया है, कुछ नौटंकियों करवाई थी आप लोगों ने। नौटंकियों के माध्यम से भी लोगों को एजुकेट करने की कोशिश होती है। मतलब म्यूज़ियम कुल मिला के कोशिशें इतनी कर रहा है, लेकिन जो बैठे हुए बाल गोपाल हैं उनको बैठना भी मुश्किल हो जाता है। म्यूज़ियम से लगाव नहीं। हालांकि सर इनकी एज ग्रुप अभी कम है, लेकिन बच्चों अगर आप लोगों को, आप तो छोटे, बहुत छोटे हो, लेकिन फॉर ग्रांटेड मत लो खुद को कि अभी हमें बहुत समय है, हमारे पास समय बीतते समय नहीं लगता है। लेकिन आप जो ये आयु वर्ग बैठा हुआ है, आप लोग को अगर अपने जीवन में कुछ लक्ष्य पाना है, कुछ बनना है आप लोगों को, तो आप लोगों को म्यूज़ियम में इंटरेस्ट लेना चाहिए। बाकी ये आप लोगों पे है कि आप लोग कितना सीखना चाहते हैं, कितना नहीं जानना चाहते हैं। फिर क्रिएटिव टास्क हैं, ड्राइंग होती है, स्टोरी टेलिंग, पोस्टर प्रतियोगिताएँ होती हैं और बाकी और सब चीज़ें रहती हैं। क्विज कॉम्पिटिशन्स होते हैं। देखिए क्विज कॉम्पिटिशन्स के माध्यम से क्या होता है, कम से कम आप पढ़ के आते हैं। अभी यहीं हम प्राइज़ रख देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ है और ये है, तो स्कूलों में मैडम बता देंगी कि भाई आपके यहाँ क्विज कंपटीशन है, टॉपिक है इंडियन हेरिटेज, तो आप पढ़ के आइए। तो आपसे कुछ पूछा जाता है, आप पढ़ोगे ना, ताजमहल कहाँ है, फतेहपुर सीकरी कहाँ है, कि मथुरा संग्रहालय भी कुछ है। तो इसी बहाने आदमी की लर्निंग होती है। ये गाइडेड टूर्स हैं, ये देखो कैसे मूर्तियाँ लगी होती हैं, एग्जीबिशंस लगी होती हैं, लोग दिखाते हैं उनको। नेक्स्ट ये देखिए, ये स्टेट म्यूज़ियम का ही है। ये एक मारुति नंदन तिवारी सर हैं जो दिखा रहे हैं। ये BHU के प्रोफेसर हैं और बहुत ही लर्नड पर्सन हैं, बहुत ही विश्वविख्यात पर्सन है। ये देखिए एक मूर्ति है, ये मूर्ति सूर्य की है। इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या क्या विशेषताएं होती हैं इसकी। नेक्स्ट वर्कशॉप्स हैं। वर्कशॉप्स मैंने बताया ना अभी आपको कितनी टाइप की वर्कशॉप्स करता रहता है म्यूज़ियम। ये बहुत क्रिएटिविटी है, लोगों को सिखाने के लिए, आप लोगों को सिखाने के लिए म्यूज़ियम बहुत तरह तरह की एक्टिविटीज़ करता रहता है। नेक्स्ट वही देखिए ड्राइंग, ये स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग बेसिकली छोटे बच्चों के लिए म्यूज़ियम करते हैं और विदेशी संग्रहालयों में, ब्रिटिश म्यूज़ियम लंदन हो, एशमोलियन हो, पिट रिवर्स हो, चाहे मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम्स हो न्यूयॉर्क के, ये लोग इन सब चीज़ों को बहुत फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा सर देखते हैं हम लोग के यहाँ ये कमी है अभी कि हम बहुत छोटे बच्चों को अपना वो नहीं करते हैं, ऑडियंस नहीं मानते हैं म्यूज़ियम्स में कि छोटा बच्चा उसे क्या समझ में आएगा। लेकिन छोटे बच्चों को जब इन सब चीज़ों में इंगेज करते हैं तो फॉरेन के म्यूज़ियम्स वाकई इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये है क्विज, ये जो एक बार यहाँ बना है ना, QR बना हुआ है पूरा, अभी आप लोग उसको स्कैन करेंगे तो आपको पूरा एक क्विज मिल जाएगा जो हम लोगों ने कुंभ के टाइम पे वहाँ पर किया था। जिसको भी रुचि हो स्कैन कर लेना, उसको पूरा क्विज मिल जाएगा आपको। 200 क्वेश्चंस का पूरा क्विज है उसमें। ये जैसे पोस्टर मेकिंग है, अभी रिसेंटली कन्नौज में प्रोग्राम हुआ था। ये असीम अरुण सर हैं जो समाज कल्याण मंत्री हैं, तो पोस्टर प्रतियोगिता में प्राइज़ दे रहे हैं। ये इनोवेटिव अप्रोचेस हैं। नेक्स्ट ये देखिए रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन म्यूज़ियम्स। ये कुंभ का है, योगी जी बैठे हुए हैं। ये AR/VR टेक्नोलॉजी है, अभी म्यूज़ियम्स में बहुत पॉपुलर हो रही है कि हम आंखों में लगाते हैं और पूरा हमको विजुअल चलता हुआ दिखाई देता है। तो योगी जी और दूसरे मंत्री जी लोग आनंद ले रहे हैं। ये वर्चुअल म्यूज़ियम्स हैं। वर्चुअल म्यूज़ियम मतलब आप अपने मोबाइल पे, अब ये संग्रहालय है हिंदुस्तान के जिन्होंने वर्चुअल म्यूज़ियम्स का अपना स्टार्ट किया है। इलाहाबाद म्यूज़ियम, नेशनल म्यूज़ियम है, सलारजंग है और कई ढेर सारे और म्यूज़ियम्स हैं। आप अपने मोबाइल पे ही इनको खोल करके इनकी गैलरीज, इनके ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। आपको वहाँ अगर नहीं जा पा रहे हो तो ये वर्चुअल म्यूज़ियम की सुविधा है कि अपने मोबाइल पे ही म्यूज़ियम पूरा आपके आ जाएगा। नेक्स्ट, अब म्यूज़ियम में रिसर्च क्या होती है, म्यूज़ियम क्या क्या चीज़ों पर रिसर्च करता है, ये उसी के बारे में है। जैसा मैंने बताया ना कि रिसर्च नहीं होगी तो एंटिक्विटी को रखने का कोई मतलब नहीं बनता। अब रिसर्च में क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं किस पे हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो ऑब्जेक्ट हैं, बेसिकली सारी रिसर्च उन्हीं पे होती है। अब रिसर्च भी चेंज हो रही है, अब रिसर्च भी टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग हो रही है। कितने बच्चे आए, उनका एक रिसर्च की जाती है कि किस मूर्ति पे वो ज़्यादा रुके। अब आप देखो बच्चों कि म्यूज़ियम कहाँ कहाँ काम करता है, किस मूर्ति के आगे ज़्यादा बच्चे रुक रहे हैं, किस मूर्ति के आगे ज़्यादा बच्चे नहीं रुक रहे हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मतलब उसमें उनका इंटरेस्ट लाना है, बच्चों को सिखाना है, समझाना है। तो म्यूज़ियम ये भी अब रिसर्च करता है, ये अपार्ट फ्रॉम एंटिक्विटी रिसर्च के है।
ये देखिए हिस्टोरिकल कल्चरल रिसर्च है। पहला तो कलेक्शन है, मेन तो कलेक्शन है। म्यूज़ियम का जो प्राण है वो कलेक्शन है, उसी के आधार पर संग्रहालय का संग्रह पूरा निर्भर करता है। कलेक्शन पे जो रिसर्च होती है वो हुआ कंजर्वेशन ऑफ मटेरियल स्टडीज़। ऑब्जेक्ट जो आया उसको कैसे बचाना है, कैसे रखना है, उस पर भी रिसर्च होती है पूरी, तो उनको भी बचा के रखना बहुत ज़रूरी होता है। फिर हिस्टोरिकल और कल्चरल रिसर्च है, ऑडियंस पे है, जैसे मैंने बताया कि कैसी ऑडियंस आ रही है, कैसी ऑडियंस जो नहीं आ रही है, कहाँ रुक रही है, कहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है, उस पर भी रिसर्च है। फिर एजुकेशन एंड इंटरप्रिटेशन रिसर्च, फिर वो भी है शैक्षिक में। आजकल बहुत अच्छे तरीके आ गए हैं कि लोगों के फीडबैक लिए जाते हैं। आप अच्छा फीडबैक दीजिए, ख़राब दीजिए, तो म्यूज़ियम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। जहाँ अच्छा है उसको और अच्छा बनाने की कोशिश करता है, जो ख़राब है उसको भी और अच्छा करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट, बस अब इसके बाद धन्यवाद ही है। लेकिन बच्चों, सबसे ज़रूरी ये है कि आप लोग एक बार म्यूज़ियम जाइए, अपने अनुभव देखिए वहाँ पर क्या होता है, और ग्रुप में जाइए। तो आप लोग निश्चित रूप जाएंगे, जब आप म्यूज़ियम से निकलेंगे तो आप कुछ ना कुछ चीज़ें मुफ्त में सीख के निकलेंगे, जिसके लिए ना टीचर की ज़रूरत है आपको, ना किसी गार्जियन की ज़रूरत होती है। और अगर आपको अपने भविष्य को और उज्जवल बनाना है तो म्यूज़ियम एक बहुत बड़ा साधन है उसका। म्यूज़ियम अपने फील्ड में बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन आपका भी अपना एक दायित्व है कि आप जाइए, उनको देखिए और उनसे लाभ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्रीमती रेणु द्विवेदी जी, बहुत ही सरल भाषा में आपने बच्चों को समझाया, और मुझे लगता है कि बच्चों को यहाँ, जैसा कि आप सोच रही थी, मुझे लगता है बहुत आनंद आया है इनको सबको सुनने में, क्योंकि हाँ, आपने जिस भाषा शैली में जिस तरह से सरलता से समझाया। दो बातें मुझे भी याद आ रही हैं। एक ये कि हर बच्चा जो है वो संग्रह करता है, हर बच्चा संग्रह करता है, और ये संग्रह की जो प्रवृत्ति होती है ना, वो प्रारंभ से होती है। क्योंकि अगर आप बड़े होके अगर एक कोई छोटा सा प्लास्टिक का खिलौना भी आपको रबड़ का मिल जाएगा तो आप कहोगे अरे ये हम छोटे थे, 2 साल के थे तो हम खेला करते। एक चौक का टुकड़ा जिससे आप लिखा करते हैं, पत्ती, कलम, हम कभी पुरानी कलम कोई पड़ी हुई होती है तो देखते हैं कि अरे इससे हम लिखते थे। आज के बच्चे जानते नहीं है कलम क्या होती है, उसको स्याही में डुबो के उसको लिखा जाता है, पट्टी कैसी होती है, दवात कैसी होती है, बहुत सी चीज़ें हैं। और दूसरी बात ये, तो संग्रह हर बच्चा करता है, करना चाहिए। आपके अभी का जो आपका समय है वो आपको आज से 50 साल बाद, 60 साल बाद भी याद रहेगा। दूसरी बात ये कि जब आप संग्रहालय में देखते हैं तो आपको केवल उसमें इंटरेस्ट इसलिए नहीं आता कि ये चीज़ें हम देख रहे हैं, आपको इसलिए भी आता है कि जिस समय की वो चीज़ें हैं उस समय की देश काल परिस्थिति के बारे में, सामाजिक संरचना के बारे में भी आपको ज्ञान होता है कि उस समय कैसी स्थितियां थीं। जब, जैसे कि डॉक्टर साहब ने, आदरणीय द्विवेदी जी ने बताया कि रेल के इंजन वो छुक वाले चला करते थे, तो वो जो पुरानी समय, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। संग्रहालय देखना, जाना, हमें तो बड़ा इंटरेस्ट आता है, आप भी जाएंगे तो आपको आएगा। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। और अब मैं ब्रज संस्कृति संग्रहालय की क्यूरेटर ममता कुमारी जी को बुलाना चाहूँगा, वो धन्यवाद क्या करने के लिए पता नहीं। ममता जी को बुलाने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि रेणु द्विवेदी जी आई और ममता की मुसीबत बढ़ा गई। अब ये जितनी चीज़ें इन्होंने कही हैं कि संग्रहालय में होनी चाहिए, तो अब ममता जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो अपने संग्रहालय में इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करें। भाई, अगर आपको फुटफॉल बढ़ाना है और आपको अपने संग्रह को लोगों को दिखाना है तो ये सारे स्टेप्स जो हैं, इनमें से जो मेन स्टेप्स हैं उनको आप ग्रहण करें और उस पर अमल करें, तब म्यूज़ियम सक्रिय होगा और म्यूज़ियम आगे बढ़ेगा। अब उसमें कुछ चीज़ें हैं जो ये कर सकती हैं, कुछ नहीं कर सकती हैं। जैसे संग्रह जो है वो मेरा काम है, मैं करूँगा, संग्रह करूँगा, भिक्षाटन पे निकलूँगा और लाऊँगा। लेकिन वास्तव में जो रेणु जी ने बताया, अब रेणु जी मेरी पुत्री जैसी हैं और रेणु जी को मैं आज से नहीं जानता हूँ, मैं इनके पिता के साथ काम कर चुका हूँ। तो रेणु जी को बड़े होते हुए देखा है और सीखते हुए देखा है। तो सीखने में यही गुण है कि आज ये मैं इनको पहली बार बोलते हुए देख रहा हूँ, कोई पावर पॉइंट देते हुए या लेक्चर देते हुए पहली बार देख रहा हूँ। और मैं अभिभूत हूँ कि बीज अच्छे बोए गए थे, तो अब उसमें जो प्रस्फुटन है वो अच्छा है, मतलब जो पौधे आ रहे हैं वो अच्छे हैं।
और राज संग्रहालय में भी इन्होंने जो गैलरीज बनाई, टेराकोटा गैलरी बनाई, और काफ़ी बहुत मेहनती हैं ये। और ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनको कोई ये झिझक नहीं थी कि अगर कोई चीज़ नहीं आती है तो उसको पूछने में कोई झिझक नहीं थी। बेसिकली ये आर्कियोलॉजिस्ट थी, लेकिन ये म्यूज़ियम में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पे इनका सिलेक्शन हुआ और वहाँ पे इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को बहुत कुशलता से निभाया। कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो हम लोग मिल के साथ करना चाहते थे, वो नहीं हो पाए। उस बीच में ये इनके ऊपर किस्मत और मुस्कुराई और ये डायरेक्टर बन गई। इतनी कम उम्र में डायरेक्टर बनी। यहाँ पे अभी इनकी 2 दशक से ज़्यादा की यात्रा अभी बाकी है एज डायरेक्टर स्टेट आर्कियोलॉजी। और मेरी शुभकामनाएं हैं और पूरा विश्वास भी है मुझे कि ये उस पद का भी जो जिम्मेदारियां हैं उसको बहुत कुशलता से निभाएंगी। और सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो आप दूसरों से ग्रहण करने की क्षमता रखें। सबसे बुरी चीज़ ये होती है कि जब आदमी ये सोचता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ, सर्वज्ञ ईश्वर के अलावा कोई नहीं है, सब अल्पज्ञ हैं। तो ये जो ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता है ये भी बहुत ज़रूरी है। और ये जब तक आपके अंदर रहेगी तब तक आप कहीं भी किसी मोर्चे पे मात नहीं खा सकते, आप हार नहीं सकते। एक बार गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर चलेंगे। एक दिन ऐसा है कि आप दौड़ेंगे। तो ये प्रक्रिया रेणु जी ने बहुत अच्छे से किया है और इनके उज्जवल भविष्य की हम लोग कामना भी करते हैं। और ये अधिकार है मेरा कि ये इनका स्नेह संस्थान के प्रति ऐसे ही बना रहे। मैं पुनः संस्थान परिवार की तरफ से आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं और ये अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता हूं कि मैं जब चाहूं तब आपको बुला लूं और आप आएंगी। धन्यवाद। मेरा और सर का बहुत डिस्कशन हुआ जब हम स्टेट म्यूज़ियम में टेराकोटा गैलरी है, अब खुल गई है, आप लोग जाएंगे देखेंगे। उसमें बैकग्राउंड में कैसा कलर रखें उस पर कम से कम हम लोगों ने 8-10 दिन चर्चा की है। आप लोग म्यूज़ियम जाते हैं ऐसे देख के चले जाते हैं ना कि आप लोग को अंदाज़ भी नहीं है कि बैकग्राउंड में कैसा रंग रखा जाए जिससे ऑब्जेक्ट अच्छे से निकल गया है। उस पर भी हम लोग 10-10 दिन तक चर्चा किए हैं। कई रंगों पर चर्चा की, कई जगह देखा गया, कई शेड कार्ड मिलाए गए, अंत में कलर करके सैंपल्स देखे, एंटिक्विटी लगा लगा के देखी गई कि कौन सी अच्छी निकल के आ रही है। 10 दिन सिर्फ कलर पे काम किया है हम लोगों ने। तो ये होती है म्यूज़ियम में हम लोग काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। अभी ये प्रोग्राम दिख रहा है आपको, आप लोग आए बैठ गए, इसके पीछे ममता जी हों या बाकी और लोगों, उन्होंने कितने दिन से अपने प्रयास कर रहे होंगे, ये केवल वो जानते हैं जो ऑर्गेनाइज़ करता है इसको। तो इसलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप जहाँ भी हैं, शरीर है यहाँ, आत्मा को भी कोशिश करिए, मन को भी कोशिश करिए कि पकड़ पकड़ के लेते आइए, कुछ ग्रहण करके जाइए। बहुत नहीं कि पूरा लेक्चर आपको याद हो जाए, अगर 8-10 लाइन भी याद करके गए समझिए कि आपकी अचीवमेंट है, आपका आना सफल है। रेणु मैम के स्पीच के बाद में, उनके व्याख्यान के बाद में शायद मेरे लिए तो बचता ही कुछ नहीं है। जिस तरह से, जिस बारीकी से उन्होंने हर पहलू को रखा है, सारी चीज़ों को रखा है, उसके बाद तो कुछ कहना ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक धृष्टता करती हूँ और अपने संग्रहालय के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। समय समय पे हमारा संग्रहालय विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करता है संस्थान के माध्यम से, जिसमें व्याख्यान भी होती है, कार्यशालाएं भी होती हैं और बच्चों के जागरूकता के लिए विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। इसी क्रम में अभी हम लोग करने जा रहे हैं 28 मई से 12 जून तक 15 दिवसीय कार्यशाला, जिसमें ब्रज लोक नृत्य और गायन इसकी कार्यशाला होगी और बच्चों को यह सिखाया जाएगा जो हमारे ब्रज में किस प्रकार के गीत गाए जाते थे, किस तरह के नृत्य होते थे, रास कैसे होता, चरकुला कैसे होता, कृष्ण जन्मोत्सव के गीत कैसे होते, भजन कैसे होती, वो सारी चीज़ों पे कार्यशाला आयोजित की जाएगी और बच्चे उसमें आएँ और लाभान्वित हों। तो इसी तरह से हम लोग पूरे वर्ष कार्यक्रम करते रहते हैं बच्चों के लिए और इसी प्रयास में ये संस्थान स्थापित किया गया था डॉक्टर रामदास गुप्त जी द्वारा, जो ब्रज संस्कृति, वैसे तो भारत संस्कृति लेकिन मूलतः ब्रज संस्कृति,
उस पे आधारित हमारा सारा आयोजन कार्यक्रम ये सब किया जाता है। तो ब्रज संस्कृति के बारे में आपको थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से मैं बता दूं, जो हमारा संग्रहालय है जिसमें कि पुरातात्विक चीज़ें भी हैं और पांडुलिपियाँ भी प्रदर्शित की गई हैं, चित्रित भी हैं और लघु चित्र भी वहाँ पे प्रदर्शित किए गए हैं। लघु चित्र के क्रम में ही एक श्री राम जी पे आधारित प्रदर्शनी भी बाहर लगाई गई है, जो मैं सभी बच्चों से और सभी अतिथियों से आग्रह करूंगी वो अवश्य उसका अवलोकन करते हैं। और हम लोगों ने अपने संग्रहालय में कुछ सिक्के भी रखे हैं, कुछ मूर्तियां रखी हैं, कुछ वस्त्र आभूषण रखे हैं, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें रखी हैं। बहुत अच्छा, बहुत रिच हमारे पास में कलेक्शन नहीं है, ये हम मानते हैं, क्योंकि रिच जो है वो मथुरा संग्रहालय है, लेकिन प्रयास हमारा अवश्य रिच है। हम लोग उसके लिए जितना कर सकते हैं वो पूरी मेहनत और जोर शोर से करते हैं और हमारा पूरा संस्थान करता है, सभी कर्मचारी मिल के हम लोग करते हैं, बस यही हमारा छोटा सा प्रयास रहता है। इसी क्रम में मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि वर्तमान में जो हमारे निदेशक हैं डॉक्टर राजीव द्विवेदी, जिन्होंने हमारे संस्थान के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवस्थाओं के लिए, विकास के लिए दिन रात एक मेहनत की है, उसी तरीके से संग्रहालय के लिए वो प्रथम दिन यहाँ आए थे इंटरव्यू देने के लिए और उसी दिन उनकी जिज्ञासा थी कि वो म्यूजियम देखें और म्यूजियम में आए और वो घूमे, उनको उनके साथ हम थे, उनको दिखा रहे थे। तो उन्होंने जब कैप्शन को पेपर पे देखा तो पूछते हैं बहुत विवल होकर के, अच्छा बताइए क्या आप लोगों के पास में धन का अभाव है या व्यवस्था नहीं है, ये कैप्शन पेपर पे क्यों लगाए हैं? तब उनको हमने अपनी बात रखी और हमने उनसे कहा, मैंने कहा सर बिहारी जी चाहेंगे तो आप ही आएंगे और आप हमारे संस्थान नहीं, हमारे संग्रहालय का भी कायाकल्प करेंगे। तो शायद बिहारी जी बैठे सुन रहे थे, जो अब वक्त आ गया है तुम्हारे उद्धार का, तो शायद ये संस्थान के उद्धार के लिए आए हैं। और इसी क्रम में उन्होंने संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से 7 करोड़ रुपए म्यूजियम ग्रांट स्कीम के तहत संग्रहालय के उत्थान के लिए लेके आए और उसका कार्य चल रहा है और उसकी गैलरियां बन रही है। नवीन 6 गैलरी जल्दी बन के आप लोगों के लिए तैयार हो रही है। आप उसमें ब्रज संस्कृति के एक नवीन रूप को, प्राचीन संस्कृति के एक नवीन रूप में आप लोग उसका अवलोकन करेंगे। इसी के साथ मैं धन्यवाद देती हूँ अपने डायरेक्टर साहब को और मैडम रेणु द्विवेदी जी को, और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। डॉक्टर चतुर्वेदी जी आए। अब बारी है डॉक्टर चतुर्वेदी जी के बारे में कहने की। डॉक्टर चतुर्वेदी जी अपने संस्थान के पुराने कर्मठ कर्मचारियों में से एक हैं और संग्रहालय के पूर्व संग्रहालय अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया है और इन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत इन्होंने सहयोग किया है और आज तक इनका सहयोग मिलता रहता है। एक छोटा सा निवेदन बड़ी धृष्टता के साथ करते हैं। मैंने कहा सर आपको आना है, तो ये नहीं कहते नहीं आऊँगा, जो आज्ञा, ऐसा कह के वो सदैव आते हैं और सहयोग करते हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है, घर है मेरा, परिवार के सब लोग हैं यहाँ के और सभी का स्नेह यहाँ मुझको बार बार खींच लाता है। और जैसा कि आपने बताया कि डायरेक्टर साहब ने, आदरणीय द्विवेदी जी ने यहाँ पे बहुत कुछ किया है और जब करने की इच्छा होती है ना, तो वो काम जरूर सफल होता है। ये सुनते हैं, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु सोते ही मिले न कछु संदेहु। जब सत्य स्नेह है तो वो उसको अवश्य मिलता है, उसको प्राप्त होने में कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता, संघर्ष तो करना पड़ता है और वो जरूरी भी है। आपने आज जिस रूप में, जिस तरह से बच्चों को बताया, वो बातें बहुत ही ग्राह्य है सभी के लिए, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, यहाँ पे ममता जी के लिए भी, कि किस तरह से आगे इसको बढ़ाना है, कैसे करना है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार, अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद संस्थान से जुड़े।